नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत म्यूज़िक की आवाज़ आएगी, या तो वो आपका ध्यान इस वीडियो में लगा सकता है या फिर इस वीडियो से ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। दोनों ही घटनाओं के पीछे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो हो रहा है और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। अब हम किसी के काम में टांग नहीं अड़ा सकते। अब देखिए, फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात करें तो 1351 से 1388 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है और जो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है उसका सौतेला भाई ये रहता है। इसके पिता जो थे वह थे रज्जब और इनकी माँ जो थी वह थी भाटी वंश की एक हिंदू महिला थी। अब देखिए, 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के थट्टा सिंध अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके चचेरे भाई फ़िरोज़ शाह तुगलक को अगला सुल्तान घोषित किया जाता है। राज्याभिषेक इसका किया जाता है और इसी समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर ख्वाजा जहां विद्रोह कर देता है और मोहम्मद बिन तुगलक के अल्पवयस्क पुत्र को सुल्तान घोषित कर स्वयं को उसका संरक्षक घोषित कर देता है। अब देखिए, फ़िरोज़ शाह तुगलक जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उसका दोबारा यहाँ पर राज्याभिषेक होता है। वो यहाँ पर जो संरक्षक घोषित करता है अपने आप को, कौन? वजीर ख्वाजा जहाँ, उसको साइड यहाँ पर कर देता है। चलो बेटा साइड हट, मुझे यहाँ पर गद्दी पर बैठने दे। तो यहाँ पर सल्तनत काल में 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला कौन है? तो वो है फ़िरोज़ शाह तुगलक। मुग़ल काल में भी हम देखते हैं कि औरंगज़ेब भी 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाता है और अकबर का भी 2 बार राज्याभिषेक होता है। देखिए, बर्नी ने फ़िरोज़ शाह तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बताया है और मोहम्मद बिन तुगलक ने फ़िरोज़ शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब शॉर्ट रूप में हम इनको समझते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक उसको हम MBT पढ़ते हैं, इसी तरह फ़िरोज़ शाह तुगलक को हम शॉर्ट में FST पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह शॉर्ट फॉर्म ध्यान रहेगी। देखो, बर्नी तारीख़ फ़िरोज़ शाही में फ़िरोज़ शाह तुगलक के 6 साल के शासनकाल 1351 से 1356 का वर्णन करता है और इसमें वह फ़िरोज़ शाह तुगलक को आदर्श सुल्तान एवं सच्चा मुसलमान कहता है। बर्नी व फ़िरोज़ शाह तुगलक बर्नी और फ़िरोज़ शाह के मध्य जब अनबन हो जाती है तो बर्नी कुछ वर्ष जेल में भी रहता है। तो जो बर्नी फ़िरोज़ शाह तुगलक में फ़िरोज़ शाह तुगलक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, वही फ़िरोज़ शाह तुगलक एक बार उसको जेल में भी डाल देता है। हालांकि फिर बाहर भी कर देता है, दोनों में सुलह हो जाती है। फ़िरोज़ शाह तुगलक के सामने कुछ चुनौतियाँ होती है। किसानों और आम जनता की जो वाट लगा के रखते हैं इसके बड़े भैया मोहम्मद बिन तुगलक, चाहे वह कर में वृद्धि हो या फिर बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो उनकी असफल हो जाती हैं, उन सबको वह ठीक करने का काम करता है। राज्य का जो राजकोष खाली हो जाता है उसको भरना होता है। साम्राज्य का विघटन, बार बार विद्रोह होते हैं। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 33 विद्रोह होते हैं, जिनमें 27 तो दक्षिण भारत में होते हैं। सल्तनत काल का वह सुल्तान जिसके काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह होते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक को यहाँ पर सब ठीक करना होता है। अब देखो, अमीर और सैनिक वर्ग भी यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। हम देखते हैं कि खुरासान अभियान में 3,80,000 सैनिक वो भेजता है, 1 साल का उनको वेतन दे देता है और फिर जब उसको लगता है कि खुरासान अभियान अब सफल नहीं होगा तो अपनी पूरी सेना वापस ले आता है। फिर सोचता है कितनी सारी सेना का मैं क्या करूँगा, तो 3,80,000 सैनिकों को वो नौकरी से निकाल देता है और उन पर दबाव भी डालता है कि भैया मेरे पैसे जो 1 साल का एडवांस मैंने तुमको दिया था वो वापस करो। तो एक तो साला हमारा पूरा साल तुमने बर्बाद कर दिया, ऊपर से तुम पैसे वापस मांग रहे हो। तो यहाँ पर जो सैनिक रहते हैं उनमें असंतोष यहाँ पर आ जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बेरोजगारी भी फैलती है। और जो अमीर वर्ग रहता है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज़ रहता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हम देख रहे हैं कि वह होली मनाने जा रहा है, दीपावली मनाने जा रहा है, गंगा स्नान वह कर रहा है। साथ ही साथ जैन विद्वान हो या फिर जो जैन राइटर हो वो उसके अच्छे मित्र हैं। तो इससे हिंदुओं के साथ में जो गैर मुस्लिम हैं, जैन हैं चाहे बौद्ध हो, उनके साथ में अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है। तो इससे जो अमीर है, जो कि रूढ़िवादी है और कट्टर मुस्लिम की छवि लेकर घूम रहे हैं, उनके मन में होती है चुलबुली और वो बस देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बार तो तुझको सबक हम सिखाएंगे। तो भाई यहाँ पर इनको भी बार बार इनके जो विद्रोह होते हैं उनको समाप्त करना भी यहाँ पर इसका एक उद्देश्य होता है। उलेमा वर्ग जो कि असंतोष में था यही धार्मिक कारणों से, उनको भी संतोष में लाना यहाँ पर एक प्रमुख जिम्मेदारी बनती है।
फिरोज शाह तुगलक इन समस्याओं के समाधान हेतु अल्पकालिक उपाय खोजता है और तुष्टीकरण की नीति अपनाता है, जिससे वह सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा कमजोर होता है और सल्तनत के पतन का एक कारण फिरोज शाह तुगलक होता है। जैसे हमने क्या देखा था कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक का पापा, जब वह खुसरो की हत्या करके गद्दी पर बैठता है तो बहुत सारे ऐसे काम करता है जो काफ़ी उदार होते हैं, जो एक सुल्तान को नहीं करने चाहिए। वो बहुत सारी छूट दे देता है। क्यों देता है? ताकि जो लोग उसके विरोध में हैं वो उसका विरोध ना करे और वह सुल्तान के रूप में स्थापित रहे। यही पर फिरोज शाह तुगलक है, ये भी कुछ ऐसे ही करता है। और ये गयासुद्दीन तुगलक यानी कि अपने अपने काका या फिर अपने पिता, सौतेला भाई है तो मतलब इसके काका हुए गयासुद्दीन तुगलक, तो अपने बड़े पापा से ये कई गुना आगे निकलता है और ये बहुत ज़्यादा ऐसी उदार नीतियाँ कर देता है जिसके कारण जो प्रशासनिक ढांचा है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। अब इसको क्या क्या समझ में आती है और ये क्या क्या कमज़ोर करता है, अब वो देखते हैं। किसान एवं जनता को असंतुष्ट जो किसान और जनता थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक किसानों को संतुष्ट करने के लिए अपने महालेखाकार फग्र सदी को ऋण रजिस्टर बंद करने का आदेश दे देता है। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक दीवान एक कोही नामक विभाग, जो कृषि विभाग होता है, वह स्थापित करता है और तकाबी नामक कृषि ऋण, जो कि कृषि बीज, कीटनाशक, हल वगैरह, बैल वगैरह इनके लिए होता था, तो उसके लिए ये शुरू करता है ऋण व्यवस्था। बहुत सारे किसान ऋण लेते हैं लेकिन कोई वापस ही नहीं करता। मोहम्मद बिन तुगलक उनको उगाही के लिए अपने अधिकारी भेजता है लेकिन उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। अब किसानों में असंतोष होता है, नया सुल्तान बनता है तो भैया उनको पता है कि नया राजा बना है तो ज़रूर कद्दू कटेगा तो समय बटेगा। तो यहाँ पर ये विद्रोह करते हैं कि भाई नया सुल्तान मान जाए, और नया सुल्तान दबाव में होता है और वो मान भी जाता है। तो यहाँ पर ये रजिस्टर बंद हो जाता है ऋण वाला और इनका पूरा कर्जा माफ़ हो जाता है। तो भैया फिरोज शाह तुगलक ने भू राजस्व की दर को 50% से घटाकर ये फिर से 20 से 33% उस दर को कर देता है। जनता को खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक राज्य के विद्रोहियों को आम माफ़ी देता है और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का जो ख्वाजा जहाँ वज़ीर होता है, जो कि अपने आप को संरक्षक घोषित कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक के बच्चे का और खुद गद्दी संभालने को देखने लगता है, तो फिरोज शाह तुगलक जब आता है तो पहले हमको लगा कि मार दिया होगा ख्वाजा जहाँ को, लेकिन वो ख्वाजा जहाँ को माफ़ कर देता है। फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा से 2 बार पद की खिल्लत प्राप्त की और ये भाई साहब पहले जहाँ पर था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, वहाँ जब इसने राज्याभिषेक करवा लिया, फिर दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया, तो ये 2 बार राज्याभिषेक भी करवाने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक है और 2 बार खिल्लत प्राप्त करने वाला, 2 बार सुल्तान की उपाधि खलीफा से लेने वाला ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। ये बात को गांठ बांध देना। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम का खुतबा तो पढ़वाया, साथ ही ऐबक को छोड़कर गौरी से लेकर, ऐबक को इसलिए इसने नहीं लिया क्योंकि ऐबक 2 साल तक मतलब एक गुलाम के रूप में वह सुल्तान बना था और सबसे बड़ी बात, उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना और उसने सिपह सलार यानी कि गौरी के सेनापति के रूप में ही शासन किया और कभी भी उसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया और ना ही कभी खलीफा से खुतबा पढ़वाया। तो यहाँ पर गौरी से लेकर, चाहे वह इल्तुतमिश हो, उसके बाद के सुल्तान हो, चाहे वह खिलजी वंश हो या तुगलक वंश के अन्य शासक हो, गयासुद्दीन तुगलक हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, इन सबके नाम का खुतबा पढ़वाता है। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत में उल्लिखित केवल 4 करों को लगाया था: ज़कात, जजिया, खराज और खुम्स। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगता है और जो खुम्स रहता है, हमने देखा था कि ये लूट के माल पर, और जो कहीं सोना मिल गया गड़ा हुआ, कहीं गड़ी हुई बहुमूल्य चीज़ें मिल गई या खदान से कुछ मिला है भैया, तो उसमें ये खुम्स लगता था। और शरीयत के अनुसार तो ऐसा होता था कि अगर आपको कहीं से आपने लूट मारी है, आपने 1 करोड़ की लूट मारी, तो आपको 80 लाख रुपए आपको खुद को मिल जाएंगे और 20 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो यहाँ पर ये खुम्स की बात है। वहीं पर अन्य करों को भी हम आगे देखेंगे। शेष 23 प्रकार के करों को ये समाप्त कर देता है। तो ये बहुत सारे कर समाप्त करता है। राज्य का खाली खजाना भरने के लिए क्या करता है, तो फिरोज शाह तुगलक बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु प्रोत्साहित करता है। फिरोज शाह ने
सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया और इसके लिए उसने अनेक नहरें निकलाई। और ये ध्यान रखना, नहर से जुड़ा कोई भी प्रश्न आए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ों से आप इंगित कर सकते, कुछ चीज़ों से आप कुछ सुल्तान विशेष को इंगित कर सकते हैं। जैसे अगर बाजार व्यवस्था की, अगर आपसे बाजार व्यवस्था से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे या दक्षिण अभियान से प्रश्न पूछे तो इसका उत्तर अलाउद्दीन होने की ज़्यादा संभावना है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सुल्तान किसानों के लिए काफ़ी उदार है तो मोहम्मद बिन तुगलक हो सकता है। सिंचाई व्यवस्था से जुड़े प्रश्न हो तो वो फिरोज शाह तुगलक हो सकता है। अगर राजमार्ग या व्यापारियों के हितों से जुड़ा प्रश्न हो तो वह शेरशाह सूरी हो सकता है। अगर वह धर्मनिरपेक्षता की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो वह हो सकता है भैया कौन, अकबर हो सकता है। अगर वह शासक कह रहा है कि अपने कथन में कि मैं तो गरीबों से घृणा करता हूँ, आई हेट पुअर मेंस, और वो जो निम्न वर्ग है उनसे अगर घृणा करे तो वो बलबन हो सकता है। और अगर कोई ऐसा कट्टर शासक आपको देखने को मिले काफ़ी धार्मिक रूप से तो वह आपको औरंगज़ेब यहाँ पर हो सकता है। अब देखो, शम्स ए सिराज अफीफ अपने ग्रंथ तारीख ए फ़िरोज़ शाही में लिखता है कि फ़िरोज़ शाही को समर्पित ये ग्रंथ है और वह कहता है कि फ़िरोज़ शाह ने 2 नहर निकलवाई। वहीं याहिया बिन अहमद सरहिंदी तारीख ए मुबारक शाही जो कि फ़िरोज़ शाह के बारे में है, इसमें वैसे है तो ये मुबारक शाह के बारे में, लेकिन इसमें हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये 5 नहरों की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि भैया यमुना, घग्गर आदि नदियों से अलग अलग नहरें निकलवाई, जिनमें 2 नहरें जो प्रमुख थी वह थी एक उलुग खानी जो कि 150 मील लंबी थी और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था, हमने पढ़ा था। जूना खां भी उसे कहते थे। बाद में वह मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ही नाम है ना उसका, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेकर सुल्तान बनता है। तो ये उसके नाम पर था। राजबाही जो कि 96 मील लंबी थी, ये इसके फ़िरोज़ शाह के पापा का नाम रहता है रज्जब, उसके नाम पर ये बनाता है। अब देखिए, इन नहरों से दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र हांसी, सिरसा, हिसार को फ़ायदा मिला व कृषि उत्पादन यहाँ पर बढ़ता है। हाके ए सर्व नामक सिंचाई कर ये लगाता है जो उत्पादन का 1/10 भाग था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने फलों के 1200 से ज़्यादा बगीचे लगवाए। तो अगर बगीचे हो या नहरों का विकास हो जिनमें अंगूर के इसने ज़्यादा बगीचे लगवाए तो यह था फ़िरोज़ शाह तुगलक FST। इन फलों का निर्यात भी इसके काल में काफ़ी ज़्यादा हुआ और अफ़ीम, इससे उसे 1.2 लाख टन का वार्षिक आय मिली और इससे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आय में वृद्धि होती है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने राज्य में 36 प्रकार के कारखाने स्थापित किए। इन कारखानों में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्त किया और उन्हें 10 से 100 टन का वेतन। अब यहाँ पर ये चीज़ें भी ध्यान में रहनी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा गुलाम अगर किसी के पास थे तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के पास थे। ये क्या करता था, कहीं भी आक्रमण करता था, अगर वहाँ कोई योग्य व्यक्ति मिल रहे हैं तो उन्हें अपना गुलाम बना लेता था और उन योग्य व्यक्तियों को इन कारखानों में लगाकर उनकी योग्यता का बराबर वसूली करता था। तो इससे राज्य को काफ़ी लाभ हुआ। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम FST के पास थे। उसने गुलामों की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाया क्योंकि सारे गुलाम तो खुद ही खरीद लेता था। FST के पास अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 1,80,000 से ज़्यादा गुलाम थे और गुलामों की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग भी स्थापित करता है। तो ध्यान रखना, FST फ़िरोज़ शाह तुगलक यहाँ पर दीवान ए बंदगान नामक विभाग स्थापित करता है जो गुलामों का विभाग था। साम्राज्य की यहाँ विघटन की बात करें तो स्वतंत्र राज्यों को जीतने का प्रयास ये नहीं करते हैं, केवल बंगाल, सिंध, नगरकोट अभियान करते हैं और ज्वाला देवी मंदिर पर भी आक्रमण करते हैं, लूटते हैं और उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करते हैं। FST ने अपने जीवन काल में कुल 4 अभियान किए जिनमें से 3 अभियान सफल रहे। तो इससे पता लगता है कि ये एक अच्छा योद्धा नहीं था और सिर्फ इन्हें दान देना आता था और इन्होंने कुछ भी अच्छे सफल अभियान नहीं किए। उसने बंगाल के विरुद्ध 2 अभियान किए, दोनों ही असफल रहे। 1353 ईस्वी में इलियास शाह, इसकी राजधानी पंडुआ थी, यहाँ पर वह आक्रमण करता है तो यहाँ पर भी वह सफल नहीं होता।
1359 में सिकंदर शाह, इसकी राजधानी भी पंडुआ थी, यह इकदला के किले में संरक्षण ले लेता है और यह किला यह जीत नहीं पाता है। इलियास शाह राजधानी छोड़कर पास के इकदला किले, जो मजबूत किला होता है, संरक्षण ले लेता है। 2 वर्ष तक एफएसटी सोचता है कि भाई इसकी रसद सामग्री खत्म होगी और ये बाहर आएगा, पर कुछ नहीं होता है। बाद में 1335 ईस्वी में एफएसटी बिना जीते लौट जाता है। बाद में सिकंदर शाह भी एकदला में छोड़कर एकदला में शरण ले लेता है। तो भाई एफएसटी जब भी आक्रमण करता है, जो भी राजा होता है वह एकदला के किले में संरक्षण ले लेता है, और एकदला एक मजबूत किला होता है और राजा को पता रहता है कि एफएसटी आ रहा है, तो पहले ही रसद सामग्री, खाने पीने का सामान, अगर 5-6 साल भी अगर एफएसटी गेट के सामने बैठा रहा तो भी राजा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना अच्छा ये किला था, सारी व्यवस्थाएं अंदर से होती थी और किसी अधिकारी ने विश्वासघात भी नहीं किया, तो एफएसटी इस किले को जीत नहीं पाता है। सिकंदर शाह भी इस किले में छोड़ के चला जाता है। बाद में जो एफएसटी रहता है वह अपना माथा पीट कर वापस आ जाता है। लौटते समय एफएसटी ने उड़ीसा के गंग वंश पर आक्रमण किया और जाज नगर को लूट लिया। इसी अभियान में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भी वह लूटता है। 1361 ईस्वी में सिंध के शासक जैम बानिया के विरुद्ध अभियान करता है और एफएसटी की सेना यहाँ पर रास्ता भटक जाती है और एफएसटी खुद यहाँ पर मरने वाला होता है, लेकिन उसका वजीर खाने जहाँ तेलंगानी द्वारा भेजी गई सैन्य सहायता से एफएसटी रास्ता पाने में सफल होती है और सिंध के शासक से नाम मात्र की अधीनता वह पाता है। यानी कि सिंध का शासक हारने के बावजूद उसको करारी हार मिलती नहीं है और वो सिर्फ अधीनता एफएसटी की स्वीकार करता है और एफएसटी यहाँ पर कोई बड़ा क्षेत्र नहीं जीत पाता है। अब यह अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है, लेकिन इस अभियान में जो सबसे किस्मत चमकती है वो चमकती है खानी जहाँ तेलंगानी का। इसका वह काफ़ी सम्मान करता है और ये ध्यान रखना कि ये एक ब्राह्मण व्यक्ति होता है तेलंगाना क्षेत्र का, जो कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होता है और इसका एफएसटी सबसे ज़्यादा सम्मान करता है और एफएसटी के दरबार में सबसे ज़्यादा उच्च दर्जा भी खाने जहाँ तेलंगानी का होता है। इस दौरान सिंध में एक कहावत चलती है, देखो देखो शेख प्रथा का कमाल, एक सुल्तान मारा गया, दूसरे को संभाल गया। सूफी संत इब्राहिम जो सिंध के थे, उनके चमत्कार से सुल्तान जीत नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसा माना जा रहा था, जैसे लोग यहाँ पर मान रहे थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पर अभियान करता है लेकिन वह जीत नहीं पाता है। एफएसटी यहाँ पर अभियान करता है तो वह जीतने तो वाला होता है, लेकिन उसकी सेना रास्ता भटक जाती है, इसलिए वह हार जाता है। तो यहाँ पर जो सूफी संत इस क्षेत्र के होते हैं इब्राहिम, वह काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं और लोग ये किंवदंतियाँ बनाते हैं, ये लोक कथाएँ वहाँ पर मानी जाती है कि इनके आशीर्वाद से सुल्तानों की सेनाएं भटक जा रही थी और वह इस क्षेत्र को नहीं जीत पा रही थी। नगरकोट स्थित ज्वाला देवी के मंदिर पर आक्रमण करता है 1361-62 ईस्वी में, मंदिर को क्षतिग्रस्त करता है। मंदिर के पुस्तकालय के 1300 ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाता है। इनमें एक ग्रंथ जो दर्शन व नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था, उसका अनुवाद उसके राजकवि एफएसटी के राजकवि अजुद्दीन खालिद खानी द्वारा दलायत ए फिरोज शाही नाम से करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, दलायत ए फिरोज शाही ग्रंथ अजुद्दीन खालिद खानी द्वारा लिखा गया है और ये ग्रंथ दर्शन नक्षत्र विज्ञान से संबंधित हैं। और अगर ये भी पूछा जाए कि ये किस लाइब्रेरी से लाई गई थी ये दर्शन की बुक, तो वह लाई गई थी ज्वाला देवी के मंदिर से, नागरकोट। अमीर एवं सैनिक वर्ग का असंतोष इसके दरबार में होता है। एफएसटी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए जागीर प्रथा को यह पुनः प्रारंभ करता है और अमीरों को नगद वेतन के बदले जागीर प्रदान करता है। सैनिकों को भी जागीर देता है। जागीरदारी प्रथा को वंशानुगत यहाँ पर किया जाता है। इससे जागीरदार काफ़ी खुश हो जाते हैं और जागीरदारों का जो और अमीर और सैनिक वर्ग का जो विद्रोह होता है वह तो समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद से आने वाले सुल्तान कभी भी अपने पद को या अपनी सत्ता को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं और प्रशासनिक कमजोरी यहाँ पर आती है, जो कि अकबर के समय में जाकर दूर होती है। एफएसटी ने यहाँ पर आदेश दिया कि एक अधिकारी के बाद उसका बेटा या बेटा न होने पर उसका दामाद या गुलाम राजकीय सेवा में रहेगा और उसे दी गई
और उसे दी गई जागीर धारण करेगा। मतलब अगर एक जागीरदार है और अगर उसका बेटा नहीं रहता है, अगर मान लो उसका बेटा ही नहीं हुआ, तो या तो उसका दामाद, उसकी बेटी का पति उस जागीर का मालिक बन जाएगा, या फिर उसका जो प्रिय गुलाम होगा जिसको वह अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहे, वह उस संपत्ति का वारिस बन जाएगा। जब उसके कुछ अधिकारियों व मंत्रियों ने इसका विरोध किया तो एफएसटी ने कहा, जब अल्लाह वृद्धावस्था में अपने बंदों के भरण पोषण का ध्यान रखता है, तो ऐसी स्थिति में मैं किसी की आजीविका कैसे छीन सकता हूँ। तो ये भैया इनकी उदारता दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर ले डूबने वाली है। उलेमा वर्ग में असंतोष यहाँ पर होता है। उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए उसने शरीयत को शासन का आधार घोषित किया और उसे व्यवहार में लागू भी किया। ऐसा करने वाला वह सल्तनत का पहला शासक है। उसने शरीयत में उल्लेखित केवल 4 कर वसूले। एफएसटी ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया और गैर मुसलमानों से जजिया कर खराज यानी कि भू राजस्व से पृथक रूप से वसूला। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा रहा है। भारत में पहली बार जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करता है, वो पहली बार जजिया कर लगाता है, लेकिन वह महिलाओं, बच्चों और ब्राह्मणों को इससे अलग रखता है। लेकिन एफएसटी यहाँ पर ब्राह्मणों को भी यहाँ पर शामिल कर देता है। एफएसटी ने मुस्लिम महिलाओं को पीरों की मज़ार पर जाने से पाबंदी यहाँ पर लगा दी थी। तो थोड़ा ये रूढ़िवादी टाइप भी यहाँ पर समझ में आता है। एफएसटी ने पर्दा प्रथा को भी प्रोत्साहन दिया। राज्य खर्च से हज यात्रा इसने प्रारंभ करवाई और इसके समय उलेमा वर्ग का प्रशासन में सर्वाधिक हस्तक्षेप हुआ। इसने एक हिंदू को सिर्फ इसलिए जलवा दिया क्योंकि वह मुसलमानों के बीच हिंदू धर्म की हिमायत कर रहा था। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूर और कट्टर शासक यहाँ पर था। तो इसकी जो उदारता थी वह केवल उन लोगों के प्रति थी जिनके हितों को पूरा करके यह अपनी सत्ता को बरकरार रख सकता है। और एक चीज़ जो मैंने अपने पहले भी हमने पढ़ी थी वो ये है कि ये जो सुल्तान है जो कि हिंदू माताओं से उत्पन्न हुए हैं, इनके सामने ये चुनौतियाँ है कि ये अपने आप को एक पवित्र मुसलमान, सच्चा मुसलमान साबित करें। उसके लिए कई सारी ऐसी गतिविधियाँ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा इन्हें कट्टर और तानाशाह बनाती हैं। इसके समय सैयद मोहम्मद के नेतृत्व में महादवी आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसे वह कठोरता से दबा देता है। महादवी आंदोलन जो था वह अल्लाह का, जो महादवी नाम का जो सैयद मोहम्मद रहता है वह अपने आप को अल्लाह का अवतार घोषित करता है। सैयद स्वयं को अल्लाह का अवतार कहता है और स्वयं की तुलना भगवान राम और कृष्ण से भी करता है। यह शरीयत को नहीं मानता है, इसलिए एफएसटी इसका दमन करवाता है। अब एफएसटी के लोक कल्याणकारी कार्यों के चलते एल्फिंस्टन व एलियट ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है, लेकिन इसकी धार्मिक नीतियों से हम इसे औरंगजेब से भी क्रूर कह सकते हैं। इसके शासनकाल को लोक कल्याणकारी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है। एफएसटी के लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करें तो वृद्ध, गरीब, बेसहारा लोगों के भरण पोषण के लिए उन्हें पेंशन प्रदान की और इसके लिए उसे एक पेंशन विभाग, दीवान ए इस्तिहाक स्थापित किया। अब ये सब सुन के ऐसा लगेगा कि भाई एफएसटी कई मामलों में तो अकबर से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये बात समझ लेना कि एफएसटी के जितने भी कार्य हुए वे राजनीतिक हितों से प्रेरित थे और उसने उन्हीं लोगों पर ये योजनाएं लागू करवाई जिनके हितों को पूरा करके वह अपनी राजनीतिक स्थिरता को और ज़्यादा बढ़ा सकता था। तो यहाँ पर जो ये पेंशन वगैरह है या जो अस्पताल वगैरह वो खोलेगा वो मुस्लिम लोगों के लिए है, ना कि गैर मुस्लिमों के लिए। साथ ही साथ वह अमीर और सैनिक वर्गों को काफ़ी छूट दे रहा है, लेकिन इससे गैर मुस्लिमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन पर कोई यहाँ लाभ नहीं होता, बल्कि उन पर जजिया कर और ज़्यादा लगाया जाता है। तो कह सकते हैं कि मुस्लिम जनता के लिए ये काफ़ी बेहतर राजा था। अब मुस्लिम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर नामक एक विभाग स्थापित करता है। गरीब मुसलमानों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए धन प्रदान करता है और हिंदू बेटियां जो है उनके लिए नहीं। इसके लिए वह दीवान ए खैरात नामक जो दान विभाग है वह स्थापित करता है। गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल स्थापित करवाता है
और ये गरीब कौन है, तो ये गरीब मुसलमान है, और जो गरीब मुस्लिम व्यक्ति हैं उनका ही यहाँ पर इलाज हो सकता था, गैर मुस्लिमों का नहीं हो सकता था। इसने दीवान ए इमारत नामक विभाग स्थापित करवाया और अनेक इमारतों की इसने मरम्मत करवाई। जैसे कुतुब मीनार 4 मंजिलों से 5 मंजिल ये करवाता है। हम देखते हैं कि कुतुब मीनार की शुरुआत करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन बाद में इल्तुतमिश उस इमारत को पूरा करवाता है, लेकिन बिजली गिरने से उसकी चौथी इमारत क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक उस चौथी इमारत को ठीक करवाता है और उसके ऊपर 5वीं इमारत बनवाता है। हौज ए शमसी इल्तुतमिश द्वारा निर्मित था और हौज ए अलाई अकबर द्वारा यहाँ पर निर्मित था। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग ये बनवाता है। हम देखते हैं कि फिरोज शाह दुर्ग में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हमने लंबे समय तक देखा। आज उसी स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है। कुश्क ए शिकार नामक महल ये बनवाता है और शिकार खेलने हेतु यह बनवाता है। कुछ नगर जैसे जौनपुर, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम हम देखते हैं कि जौनक था उसका नाम था, तो उसके नाम पर ये बनवाता है। फिरोजाबाद FST के नाम पर, जो खुद के नाम पर ये नाम करता है, जो फिरोज शाह तुगलक रहता है उसके नाम पर। फतेहाबाद भी इसके नाम पर, इसका जो शॉर्ट नेम रहता है, बचपन का नाम रहता है उसके नाम पर। जो इसका जो FST का जो पुत्र रहता है फतेह या जो भी उसका नाम हो, उस पर ये उसके नाम पर इस राज्य की इस नगर की स्थापना करता है। फिरोजपुर, हिसार फिरोजा जैसे बहुत सारे नगरों की स्थापना ये करता है। तो फिरोज शाह तुगलक के ये काफ़ी सारे इम्प्रेसिव काम हैं। हालांकि हम देखते हैं कि कई सारी उसकी जो नीतियाँ हैं वह धार्मिक पक्ष में हमें झुकी हुई नज़र आती है। तो हम सल्तनत काल में और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, और ये फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद में हम फिरोज शाह तुगलक की स्थापत्य कला देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर सैयद वंश देखेंगे।